हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 16 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, जैसा कि इस कार्यपत्रक का टॉपिक है विस्थापन तथा द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। बच्चों, जैसे कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के विषय में समझाया था, तो बच्चों उस पिछली क्लास को आज यहाँ पर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस कार्यपत्रक के माध्यम से। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। विस्थापन अभिक्रिया एक इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। बच्चों, मैंने आपको बहुत बार ये पहले भी समझाया है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित उसको कर दिया जाता है। जैसे बच्चों, एक एग्जाम्पल हमेशा आपको बताता हूँ। आयरन की कील, लोहे की कील को यदि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाली जाए, CuSO4 सॉल्यूशन में डाली जाए, तो क्या होता है, आयरन कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो वो कॉपर को अलग कर देता है और खुद जाकर उसकी जगह जुड़ जाता है और बन जाता है FeSO4 सॉल्यूशन और कॉपर अलग हो जाती है। और इस प्रक्रिया में बच्चों आप देखोगे कि जो नीले रंग का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, जब उसमें आयरन आ गया और कॉपर को उसने अलग कर दिया तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन की वजह से अब उसका रंग हल्का सा हरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो रंग भी चेंज हो जाता है सॉल्यूशन का, नीले से हल्के हरे में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि आयरन उस कॉपर को विस्थापित करके खुद FeSO4 बना देता है और कॉपर अलग हो जाता है। ये एग्जाम्पल बच्चों मैंने आपको बहुत बार समझाया है पहले। अब ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया क्यों होती है, क्योंकि जब अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है तो यह अभिक्रिया संपन्न हो पाती है, मतलब तब ये अभिक्रिया हो पाती है। अब यहाँ देखिए बच्चों, आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको दी हुई है यहाँ पर, और ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद करनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर से नीचे आते वक्त अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है तत्वों की। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है बच्चों? के, पोटेशियम। देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, सबसे अभिक्रियाशील होता है के, फिर होता है बेरियम, ठीक है, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है कैल्शियम से पहले होता है बच्चों सोडियम। आप दोबारा देखिए बच्चों, एक मिस हो गया मुझसे। पहले होता है पोटेशियम, फिर बेरियम, बेरियम इसमें नहीं दिया हुआ बच्चों, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। तो ये तो बच्चों हो गए आपके 7 तत्व जो ऊपर से नीचे आते समय जिनकी अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। सबसे अभिक्रियाशील है बच्चों पोटेशियम, उससे कम अभिक्रियाशील होता है बेरियम, उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम और उससे कम जिंक। और इसी प्रकार बच्चों इस सीरीज़ को हम आगे और लेके जाएं तो जिंक से कम अभिक्रियाशील होता है आयरन, उससे कम होता है लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मर्करी, फिर सिल्वर और लास्ट में गोल्ड, लास्ट में Au। सबसे कम अभिक्रियाशील बच्चों कौन सा तत्व है? सोना, Au, राइट। तो ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी आपको बच्चों याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इसी के बिहाफ से आप यह बता सकते हो कि विस्थापन अभिक्रिया होगी अथवा नहीं, राइट। तो चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, सेकंड एग्जांपल आपको दिया हुआ है, जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। तो बच्चों देखो, जिंक यहाँ पर है और कॉपर कहाँ पर है, ये रहा। तो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है ना। तो जब जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में विलयन में डाला जाता है तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को विस्थापित कर देगा क्योंकि कॉपर तो कमज़ोर है जिंक के मुकाबले। तो जिंक बन जाएगा उसके साथ जुड़ के ZnSO4 और कॉपर को अलग कर दिया जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो अभी आपने देखे बच्चों, ये थे विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे बच्चों द्विविस्थापन की। ये भी बच्चों मैंने आपको बहुत बार समझाया पहले, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभी आपने देखा बच्चों कि जो ज़्यादा शक्तिशाली था, विस्थापन अभिक्रिया में बात कर रहा हूँ बच्चों में, जो ज़्यादा शक्तिशाली था उसने कमज़ोर को हटा दिया और खुद जाकर जुड़ गया और कमज़ोर अलग हो गया। लेकिन बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक जैसे A और B, ये अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके C और D बनाते हैं। ऐसे में क्या होता है बच्चों, A के आयंस
और बी के आयंस आपस में अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ए के जो आयंस हैं वो बी के वाले कंपाउंड के साथ जुड़ जाते हैं और बी वाले आयंस ए वाले यौगिक के साथ जुड़ जाते हैं और नया जो उत्पाद मिलता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। अब जैसे इसमें बच्चों की एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट, उसकी जब अभिक्रिया कराई जाती है BaCl2 के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या होता है बच्चों, यहाँ देखो Na2SO4 इसको अभिक्रिया करवा रहे हैं हम BaCl2 से। अब बच्चों क्या होगा, ये Na2 जो है ना, Na2 सोडियम आयन वो इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाएंगे और ये बेरियम आयन इस सल्फेट के साथ जुड़ जाएंगे। आपस में आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगी। तो तब क्या बन जाएगा, ये NaCl के साथ जुड़कर बच्चों बन जाएगा NaCl और ये Ba इस SO4 के साथ जुड़कर बन जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट और लास्ट में बन जाएगा सोडियम क्लोराइड नमक। तो बच्चों इस अभिक्रिया में आपने देखा कि किस प्रकार आयंस A के और B के आयंस ने आपस में आदान प्रदान कर लिया और जो नया उत्पाद हमें प्राप्त हुआ वो हमें सॉल्ट के तौर पर मिल जाता है। और इस अभिक्रिया में बच्चों क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बार बच्चों ये अभिक्रिया पूछी जाती है द्विविस्थापन की, कि ये जो द्विविस्थापन वाली अभिक्रिया आपने देखी, ये जो आपने रासायनिक समीकरण आपने देखा, जब हम बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट विलयन मिलाते हैं, ये देखो जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट हम मिलाते हैं तो देखते हैं कि सफ़ेद पदार्थ एक अवक्षेप जो कि पानी में घुलनशील है, अघुलनशील, वो बन जाता है। ठीक है, और पानी में अघुलनशील पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये अवक्षेप किसका होता है, ये सफ़ेद अवक्षेप होता है BaSO4 बेरियम सल्फेट का। तो बच्चों इसी सफ़ेद अवक्षेप की हम बात कर रहे हैं और पेपर में ये बहुत बार पूछा जाता है कि जब सोडियम सल्फेट को हम बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो जो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है वो किसका होता है, वो बच्चों होता है बेरियम सल्फेट का। और बच्चों ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट का जो सफ़ेद अवक्षेप है उसी की वजह से ये प्रक्रिया होती है और जो अवक्षेप हमें प्राप्त होता है वो किसका प्राप्त होता है, बेरियम सल्फेट का। ठीक है बच्चों, तो यह थी द्विविस्थापन अभिक्रिया जो कि परीक्षा में आपसे बहुत बार आपसे पूछी जाती है। राइट, तो बच्चों ये कंटेंट आज का इस कार्यपत्रक का यहाँ कंप्लीट होता है और मैं आशा करता हूँ कि जो भी कंटेंट इस वर्कशीट का मैंने आपको समझाया उसके माध्यम से आप सभी प्रश्न आसानी से कर लोगे, क्योंकि बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए हुए हैं वो सभी कंटेंट में यहाँ पर मौजूद हैं और मैंने आपको वो समझा भी दिया है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ईजिली इन क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। और जैसे आप हमेशा से मेहनत करते आए हो बच्चों मेरी वीडियो देख के, मैं आपसे आशा करता हूँ आज का कंटेंट भी आपने अच्छे से देखा होगा और इसको समझने का प्रयास आपने किया होगा। तो बच्चों लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है आपको इस अभिक्रियाशीलता जो आपको श्रेणी दी हुई है इसकी, कि किस प्रकार तत्वों को ऊपर से नीचे की श्रेणी में रखने पर उसकी अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है, क्योंकि जो सबसे अभिक्रियाशील तत्व है वो मैंने आपको बताया पोटेशियम, उसके बाद जो बाकी के तत्व हैं उनकी अभिक्रियाशीलता धीरे धीरे नीचे जाते हुए श्रेणी में कम होती जाती है और जो जितना ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील को उसकी जगह से विस्थापित करके खुद उसकी जगह जुड़ जाएगा, है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। और द्विविस्थापन में मैंने आपको बता दिया बच्चों कि किस प्रकार दो अलग अलग यौगिकों के आयंस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, अदला बदली करते हैं और जो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है वो हमें BaSO4 का मिल जाता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों जो आपने अपना वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।